Hi everyone. In last lecture, we have studied about pollution control acts and water acts. In this lecture, we are going to discuss the next acts, that is the Air Acts 1981. आज हम लोग जो हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है दोनों एक्ट्स है, द एयर एंड इन्वायरमेंट एक्ट, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। मेनली हम लोगों को 3 डिस्कस करना था। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर एक्ट डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग एयर एक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर थिंग को प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उसको रोकें या कैसे उसको रिड्यूस करें, मेन पर्पस वही है। तो यहाँ पर भी जो वाटर द एयर एक्ट बनाया गया 1981 में, वो सेम पर्पस के लिए बनाया गया। उसका भी पर्पस सेम है कि कैसे हम प्रिवेंट करें, जो पोल्यूशन एयर में हो रहा है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर लें या कैसे उसको हम कंट्रोल कर लें कि वो ना हो आगे, या हो भी तो कम हो, कैसे हम ऐसा कुछ प्रोसेस करें कि उसको हम रिड्यूस कर दें। उसके रिगार्डिंग कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं कि आप इनको फॉलो करना है आपको। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर भी एस्टेब्लिश किया गया है। तो 1 बाय 1 सारा हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स। मेन पर्पस वही है कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें या उसको कैसे हम रिड्यूस करें, मेन पर्पस वही है। उसके लिए जितना भी हम लोग देखेंगे सब में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट लेवल पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। तो हम लोग देखते जाते हैं 1 बाय 1 पॉइंट्स जो भी यहाँ पर है डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही लिख रहा है एस्टेब्लिश किया गया। आप देखिए यहाँ पर बोर्ड्स एस्टेब्लिश किए गए हैं जो सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पर है। उनका मेन पर्पस वही है कि जो भी पर्पस इस एक्ट्स का है उनको वो फुलफिल करें। उनका मतलब जो रूल बनाया गया है उनको लोगों के थ्रू लोगों को थोड़ा सा उसके प्रति अवेयर किया जाए लोगों को, और उनको अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको फिर पेनल्टी या फिर उनको जेल भेजा जाए, इम्प्रिजमेंट दिया जाए। तो मेन पर्पस इसका यही है। तो जो भी पर्पस पहले से एक्ट्स का बनाया गया था उसको वो मनवाना है, उनका मेन काम वही होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जो एयर पोल्यूशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो क्या किया गया, टू काउंटर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड अंडर द एयर एक्ट। तो आपको पता होगा, आप देखिएगा हर एक जगह का एक एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया गया है। आप अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, तो वहाँ पर आप सिटी का नाम डालिएगा तो वहाँ पर एक क्वालिटी एयर का क्वालिटी देता है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या क्वालिटी है, इस अपने टाउन का एयर का क्या क्वालिटी है वो वहाँ पर देता है। तो आप देखे होंगे, आप कभी कभी दिल्ली का आता है रिपोर्ट न्यूज़पेपर में कि दिल्ली में अभी जो PM 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, वो 400 से अबव चला गया है, 500 से अबव चला गया है या 1000 हो गया है। तो एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है। जो एयर क्वालिटी एक्ट आया था, जो एयर एक्ट आया था, उसके तहत एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि आपको इतना स्टैंडर्ड रखना है। अगर इससे बियॉन्ड जाता है तो फिर आपको उसको जल्दी जल्दी मेंटेन करना है। जैसे आप दिल्ली में आप देखे होंगे ठंड के टाइम में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक आ जाता है, एनवायरनमेंट में नज़र नहीं आता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जाता है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर ऑड इवन एक्शन लेती है, वो वहाँ पर 4 व्हीलर को ऑड इवन के फॉर्म में चलवाती है, जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। मतलब उस बियॉन्ड आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका हेल्थ इशू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, इस एक्ट में और भी दिया गया है कि आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा स्मोक क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा बर्न करने के बाद ज़्यादा स्मोक है, ज़्यादा उसके वजह से एयर पॉल्यूट हो रहा है, तो आप उसको भी नहीं कर सकते हैं। या फिर जो एप्लियंसेज है जो आप यूज़ कर रहे हैं घरों में, तो उससे भी अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी प्रोहिबिट किया गया है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको भी यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोहिबिटेड पॉल्यूटिंग फॉर फ्यूल्स जो है या फिर रेगुलेटिंग अप्लायंसेज है जो एयर पोल्यूशन को राइज कर रहा है, उसको भी प्रोहिबिट किया गया है। मतलब आप देखे होंगे जैसे रूल बना हुआ रहता है कि अगर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ज़्यादा स्मोक अगर दे रहा है, ज़्यादा एयर में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उसको फिर वो रिमूव कर उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। उसको यूज़ करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसको वहाँ पर स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पर फाइन दिया जाता है कि आप इतना इतना फाइन आपको लगेगा अगर आप यूज़ कीजिएगा, और हो सकता है पेनल्टी भी लग जाए, कुछ आप जेल भी भेज दिया जाए। तो ऐसा कुछ रूल इसके तहत एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत ले लिया गया है।
आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या किया गया, वो जो हमने डिस्कस किया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। तो यहाँ पर है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है कि स्टेट के अंदर जो भी एयर है तो उसका डिफरेंट एरिया पर वो चेक करते रहता है कि क्या वहाँ पर एयर का क्वालिटी है। स्टेट में आप देख, क्योंकि स्टेट में आप देखे होंगे कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज लगी हुई होती है, तो वो इंडस्ट्री का भी वो एक तरह का एग्जामिन करेगा, वो चेक करेगा कि ये इंडस्ट्री जो है वो इमिट जितना कर रही है एयर पोल्यूशन, वो कितना इमिट कर रही है, एक स्टैंडर्ड में कर रही है या फिर उसके बियॉन्ड कर रही है। तो वो भी एयर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो भी यहाँ पर वर्क दिया गया है। वह लिखा हुआ अंडर द एक्ट एस्टेब्लिशिंग और ऑपरेटिंग एनी इंडस्ट्रियल प्लांट इन द पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम द SPCB। मतलब कंसेंट मतलब हो गया कि वहाँ से परमिशन आपको लेना होगा। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट है जो वर्क हो रहा है तो वो वहाँ से परमिशन लेता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि ये हम लोग ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना यहाँ पर पोल्यूशन होने के चांसेस है। तो वो उसको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो उनको आगे फर्दर प्रोसेस आगे एक्सटेंड करने का, वर्क करने का उनको अलाउ करेगा। फिर लिख रहा है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेस्ट द एयर इन एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज। जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज है वहाँ का टेस्ट कर सकता है या फिर एग्जामिन कर सकता है। वहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो यूज़ किए जा रहे हैं उसको एग्जामिन करेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको भी वो चेक करता है टाइम टू टाइम कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो प्रोसेस यूज़ कर रही है उससे कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर में कितना ज़्यादा इमिशन हो रहा है पोल्यूशन पॉल्यूटेंट का, तो उसको वो चेक करते रहती है। तो मेन पर्पस आपको नज़र आ रहा होगा एयर पोल्यूशन, द एक्ट जो बना है 1981 में, द एयर एक्ट 1981, उसका मेन पर्पस वही है कि किसी भी तरह से हम एयर का पोल्यूशन को कंट्रोल कर लें, कम कर लें, रिड्यूस कर दें, और कैसे इसको हम प्रिवेंट करें, कैसे इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने बोर्ड बनाया है, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट लेवल पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और फिर वो क्या करती है कि स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल एरिया होता है उसको वो टाइम टू टाइम वो चेक करते रहती है, और जो इंडस्ट्रीज से जो इमिशन हो रहा है उसको भी वो टाइम टू टाइम देखते रहती है कि क्या इमिशन हो रहा है। बियॉन्ड अगर लिमिट जा रहा होगा तो वो उस पर फाइन लगाएगी, उसको हो सकता है कि इंडस्ट्री को वो बंद करने का भी अलाउ कर दे। अगर बहुत ज़्यादा इमिशन होगा तो इंडस्ट्री को बंद भी कर सकती है। तो ये हमने देख लिया द एयर पोल्यूशन एक्ट, देख लिया द एयर एक्ट, देख लिया 1981। अब हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट एक्ट में क्या क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो एक्ट बनाया गया था वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। एनवायरनमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाएँ या कैसे हम इम्प्रूव कर पाएँ, एनवायरनमेंट के क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर पाएँ, तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। वो तो अलग था, वाटर के लिए, सिर्फ वाटर के लिए स्पेशली था और द एयर के लिए स्पेशली था। ये एनवायरनमेंट के लिए कंबाइन है इसमें। तो एनवायरनमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उसके लिए ये बनाया गया है मेन एक्ट। तो हम लोग देख लेते हैं इसका पॉइंट वाइज क्या क्या दिया हुआ है। तो वही लिखा हुआ है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। वही एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए दिया गया है, इसको बनाया गया है। उसके बाद क्या दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक मेजर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड एनवायरनमेंट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्वालिटी के इम्प्रूव करने के लिए वो क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनवायरनमेंट एक्ट बनाया जिसमें क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड दे दिया गया कि जो आप इमिशन करते हैं एनवायरनमेंट में या डिस्चार्ज करते हैं एटमॉस्फेयर में या इमिट कर रहे हैं या फिर वाटर में ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे लैंड में क्यों ना कर रहे हो, तो उसका एक स्टैंडर्ड दे दिया गया कि आप इसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आप इंडस्ट्रीज हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, अगर इंडिविजुअल भी हो तो उसको भी ज़्यादा आपको एक स्टैंडर्ड के बाहर अगर वो इमिट करेगा तो उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि ये एक्ट बनाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो हजार्डस वेस्ट है, जो मतलब हार्मफुल वेस्ट है, उनको क्या किया गया कि उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी इसमें देखा गया। फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन है जो उसको रेगुलेट करना, वहाँ पर उस इंडस्ट्रियल लोकेशन में कितना कितना आप इमिशन कर सकते हैं, वाटर में या एयर में या लैंड में, आप क्या जो वेस्टेज होता है उसको आप कितना दे सकते हैं, उसका भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया। और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर, मतलब पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर पर भी ध्यान देते हुए इस एक्ट में इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मेन पर्पस आपने देख लिया, इम्प्रूव करना है और प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट में जो डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आप एनवायरनमेंट में जो इमिशन हो रहा है उसको भी इसको कंट्रोल करना है। जो हजार्डस वेस्ट है, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए या कहाँ पर उसको मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए कि उससे हम लोगों को पॉल्यूशन कम क्रिएट हो और फिर जो पब्लिक हेल्थ है उस पर उसका इफेक्ट कम हो। तो एनवायरनमेंट का हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और
उसके बाद इसमें क्या होता है इसके अंदर में कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो टाइम टू टाइम पे नोटिफिकेशन आपको पब्लिश करते रहती है, नोटिफिकेशन आपको जारी करते रहता है कि आप नोटिफिकेशन जारी किसके रिगार्डिंग करता है, जो भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होता है वहाँ उसके रिगार्डिंग कुछ करते रहता है। जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है, वैसा एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल ज़्यादा हो या फिर फॉरेस्ट ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। तो उसी से के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करते रहता है, गाइडलाइन देते रहता है कि आप इतना यहाँ पर आप इन्वायरमेंट में यहाँ पर ये इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, या इमिशन का क्या स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर अलग हो गया, वहाँ पर फॉरेस्ट और ये सब वाइल्ड लाइफ एनिमल ज़्यादा है तो वहाँ पर चांसेस जो होंगे इफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ पर टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट हमेशा नोटिफिकेशन देते रहता है एनवायरनमेंट एक्ट के तहत, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, कैसे हम उसको बचा पाएँ, इसलिए वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी देते रहता है और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेता है कि उसको कैसे हम प्रिवेंट कर पाएँ। और अगर जितने भी इस एक्ट के तहत जो रूल बनाया गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, अगर उसको नहीं वो मानते हैं, कोई भी पर्सन या कोई भी इंडस्ट्रीज अगर उसको वायलेट करती है तो उसको क्या करता है, फिर उसको पनिशेबल इम्प्रिजमेंट किया जाता है 5 साल का, या फिर फाइन दिया जाता है 1 लाख तक का, या फिर दोनों में से जो भी दोनों भी पॉसिबल है। वही यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, आप देखिएगा, या तो उनको इम्प्रिजमेंट होगा या 5 ईयर का यहाँ पर उनको जेल हो जाएगा, या फिर फाइन उनको लगभग 1 लाख के अबाउट देना होगा, या फिर दोनों हो सकता है, फाइन भी लगे और 5 साल का जेल भी हो जाए। तो ये जो रूल बनाया गया है उनको आपको मानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ध्यान में रखना है कि ये जो रूल बनाया गया है वो तो रूल तो बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने लेवल से भी जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितना कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों को अपने आसपास ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आप पॉल्यूशन क्रिएट ना करें, वैसा चीज़ बर्न ना करें जिससे अननेसेसरी हार्मफुल गैसेस जनरेट होती है और इन्वायरमेंट में जाकर उसको वो डैमेज करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसलिए आपको अपने से लेवल पे भी ये ध्यान देना है, बिकॉज टाइम टू टाइम पॉल्यूशन जो हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, इंक्रीज़ ही होते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग अपने लेवल पे भी अगर इंडिविजुअल सब लोग अगर सोचें कि मैं खुद ज़्यादा इन पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करूँगा, तो आप खुद भी अगर हर पर्सन अपने आप में एक सोचे कि मैं एक्ट तो ठीक है, एक्ट तो मानने के लिए रूल बनाए ही गए हैं कि इनको आपको फॉलो करना है, बट आपको खुद के लेवल पे भी कोशिश करना है कि हम पॉल्यूशन कम क्रिएट करें, चाहे कोई भी पॉल्यूशन हो हम उसको कम क्रिएट करें। तो हमने पॉल्यूशन देख लिया है, वाटर भी देख लिया, वाटर पॉल्यूशन, द वाटर एक्ट, द एयर एक्ट एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हमने तीनों देख लिया है। इसका रिगार्डिंग अगर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आता है तो आप तीनों थोड़ा तीनों के बारे में आप थोड़ा लिख लीजिएगा, आई थिंक सफिशिएंट आपका हो जाएगा इससे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर ISO स्टैंडर्ड देख लेंगे, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल देख लेंगे। ये दोनों लेक्चर ISO और क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हमारा आई थिंक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।